Hi everyone, welcome back to my channel Study Commerce with Ritika. सो जो हमारा पार्ट 1 था हमारे चैप्टर 2 MCQ सीरीज में, उसमें हमने अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो थे डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, फाइनल गुड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, कैपिटल लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस, और कैपिटल गुड, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट, सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे हमने उसको क्लियर किए थे और साथ में हमने अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी क्लियर किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको 2 होमवर्क दिया था, तो पहले हम होमवर्क को डिस्कस कर लेंगे एंड देन फर्दर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो इसमें से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में, जहाँ तक मुझे याद है, इस पे होमवर्क लिखा भी है, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। आपको बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड। इन चारों ऑप्शन में से आपको मुझे बताना है कि इसमें से आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सा है। तो मैं फिर से बोलूंगी, अगर आपको नॉन ड्यूरेबल गुड जानना है तो सबसे पहले आपको तो नॉन ड्यूरेबल गुड के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि आप ना सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन काइंड ऑफ, मतलब एक बार आपने कंज्यूम किया एंड देन फिर वो खराब हो जाते, फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिल्क हो गए, ब्रेड हो गए, तो ये सब क्या होता है, ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स के एग्जाम्पल है कि एक बार आपने इसको कंज्यूम किया एंड देन फिर आप खत्म, ठीक है। तो अब मैंने एग्जाम्पल में ही बोल दिया, तो मिल्क हो गए, ब्रेड हो गए, क्लोथ्स क्लोथ्स जो होगा वो हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स में नहीं आएगा, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स पे होते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स पे होते हैं, सर्विसेज भी होती है और नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मिल्क है, ये हमारा, एक मिनट, जो हमारा मिल्क है वो हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स का पार्ट होगा। जो ब्रेड है वो भी हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स का पार्ट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड बी। इट मींस कि जो मिल्क है और जो ब्रेड है, ये दोनों के दोनों हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स के क्या है, एग्जाम्पल है। क्लोथ्स हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स का एग्जाम्पल नहीं होता है, ठीक है। ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स का एग्जाम्पल होता है, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमने कर लिया था, ओके। एक और होमवर्क क्वेश्चन था, यस, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या बोलता है कि फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर, यहाँ पे आपके पास स्पेस है, इसको फिल करना है, और एक यहाँ आपके पास स्पेस है। तो मैंने बताया था आपको पार्ट 1 वाले में कि जो फाइनल गुड्स होते हैं वो गुड्स होते हैं, उसको नहीं तो आप आइदर यूज करते हो कंजम्पशन पर्पस के लिए, नहीं तो फिर आप उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करते हो, याद आया, ठीक है। तो आइदर फॉर कंजम्पशन पर्पस, यहाँ कंजम्पशन, और इन्वेस्टमेंट पर्पस, ये तो हमें यही मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा करेक्ट हो जाना है। पर हम और भी 3 जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। कंजम्पशन पर्पस तो सही है, पर क्या रीसेल पर्पस के लिए फाइनल गुड्स यूज होता है, नहीं, ये तो इंटरमीडिएट गुड्स का फीचर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा गलत हो जाना है। रीसेल और इन्वेस्टमेंट, गलत। रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन, नहीं, ये तो इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल हो गया। तो फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 से पहले क्वेश्चन नंबर 11, दो हमारे जो होमवर्क क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब अपने 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, इट मींस अगर जो आपका फैक्टर कॉस्ट है वो ग्रेटर देन है मार्केट प्राइस से, तो ये क्या इन्फर करता है, ये क्या रेफर करता है। ये बोलता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इज ग्रेटर देन सब्सिडीज, या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू सब्सिडीज, या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस इज अगेन ग्रेटर देन सब्सिडीज, और इनडायरेक्ट टैक्सेस इज लेस देन सब्सिडीज, या फिर आप बोल सकते हो सब्सिडीज इज ग्रेटर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने पार्ट 1 में बताया, फिर से मैं बताती हूँ। फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होता है और वो अमाउंट होता है जो कि हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे करते हैं। अब फैक्टर प्रोडक्शन क्या होगा, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। जो हमारा सर्कुलर जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने बताया था, ठीक है, ओके। उसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक, कौन कौन से, एक था हमारा लैंड, एक था हमारा लेबर, एक था हमारा कैपिटल, और एक हमारा क्या था, एंटरप्राइज, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे हम एक्चुअल में मार्केट में सोल्ड करते हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से स्पीकर, ठीक है, और इसका जो हमारा बनाने का जो खर्चा था, फैक्टर कॉस्ट था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट वगैरह करने के बाद से वो आप ले लो 400 था, ठीक है, और मैंने उसको मार्केट में कितने में बेचा, इस स्पीकर को मैंने मार्केट में कितने में बेचा, तो मैंने इसको ना 500 में सोल्ड किया, ठीक है, तो फिर हमारा फैक्टर कॉस्ट ये हो गया 400, और जो हमारा मार्केट प्राइस है वो कितना है 500, ठीक है। तो हमने उसमें कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज वगैरह का जो भी है कैलकुलेशन करके उसके बाद से हमने 500 प्राइस सेट किया, एंड दैट इज आवर मार्केट प्राइस। तो अगर आपका जो फैक्टर कॉस्ट है, मतलब अगर आपका जो 400 है वो ग्रेटर देन है 500 से, तो ये क्या बोलता है? तो ये इन्फर करता है, इट मींस कि जो आपकी सब्सिडीज है ना वो ज्यादा है और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो कम है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस इज लेस देन सब्सिडीज, और इनडायरेक्ट या फिर सब्सिडीज इज ग्रेटर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस इज ग्रेटर देन सब्सिडीज नहीं होगा। अगर ये होता इट मींस मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट होता। इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू सब्सिडीज, कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 तो हमारा होमवर्क था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इट मींस एनएफआईए, ठीक है। तो एनएफआईए का मतलब क्या है? एनएफआईए का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, विजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल इंपोर्ट है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड है, या फिर फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड है, ठीक है। अब आपको चारों ऑप्शन में से देना है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे नेट फैक्टर बोला है, मतलब नेट, सारे कैलकुलेशन के बाद से आपको ना किसी का नेट अमाउंट बताना है। इट मीन्स कुछ माइनस करके ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि एनएफआईए क्या होता है। एनएफआईए का फुल फॉर्म क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये तब निकलता है जब हम फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि मुझे अब्रॉड से कितने इनकम रिसीव हुए, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कि मैंने कितना फैक्टर इनकम पे किया है अब्रॉड वाले लोगों को, जब इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन करती हूँ तो मेरा क्या निकल के आता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड है ना वो ग्रेटर देन होता है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। बच्चे यहाँ पे गलती कहाँ करते हैं मैं आपको बताती हूँ, मैंने देखा है, जो मेरे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे 2024 बैच के, उन्होंने ये गलती कर दी थी। तो फिर मुझे यहाँ से ध्यान में आया कि मुझे नेक्स्ट बैच को बताना है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता कि नेट फैक्टर इनकम, यहाँ पे फ्रॉम की जगह ना टू अब्रॉड हो जाता, ठीक है। अब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बताना है, मतलब कि यहाँ से ये पता चलता है कि जो हमारा हमने जो पे किया है ना अब्रॉड वाले लोगों को वो ज्यादा है, और हमें जो इनकम रिसीव हुआ है अब्रॉड से वो कम है। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब है कि इसका यहाँ पे अलग मीनिंग निकलता, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? कि फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नहीं होगा, ये गलत है। विजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल इंपोर्ट, ये भी गलत है। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, ये भी गलत है। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में, ठीक है। आज तो छोटी दिवाली है, और कल जो प्रॉपर छोटी दिवाली बड़ी दिवाली बोलते हैं, तो शायद मे बी आपको बैकग्राउंड में बहुत सारे पटाखे की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि बहुत सारे क्रैकर्स फूट रहे हैं हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे पड़ोस में। ओके फाइन, मुझे पता है आप भी बहुत क्रैकर्स वगैरह फोड़ने वाले हो, बट प्लीज़ ध्यान से, क्योंकि फिर दिक्कत हमें ही होने वाली है, पॉल्यूशन एंड ऑल। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन मींस ऑप्शन, टोटल हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट इन अ फायर एक्सीडेंट, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टियर, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन एन अर्थक्वेक, या फिर क्लोजर ऑफ द प्लांट ड्यू टू लॉकआउट। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से डेप्रिशिएशन का मतलब क्या है। तो मैंने आपको डेप्रिशिएशन का मतलब ऑलरेडी पार्ट 1 में बताया हुआ है कि डेप्रिशिएशन रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कि फॉल इन वैल्यू ऑफ
फिक्स्ड एसेट्स। और रीजंस क्या होते हैं इसके पीछे? ड्यू टू आप अगर उसका यूज कर रहे हो या फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलेसेंस, इसके वजह से। तो डेप्रिसिएशन मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट इन अ फायर एक्सीडेंट नहीं। लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टेयर, हमारे फिक्स्ड एसेट्स का लॉस होना ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ये तो सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बट ऑप्शन सी एंड डी भी देख लेते हैं। लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आया और हमारे फिक्स्ड एसेट्स का लॉस हो गया, तो ये तो हमारा डेप्रिसिएशन नहीं होगा, ये हमारा कैपिटल लॉस का एग्जांपल होगा। क्लोजर ऑफ द प्लांट ड्यू टू लॉकआउट, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर 15th क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन बोलता है कि मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल व्हेन देयर इज, जो आपका मार्केट प्राइस है, इट मींस शॉर्ट में आप एमपी बोल सकते हो, और जो आपका फैक्टर कॉस्ट है, ये दोनों जो है टर्म, ये कब इक्वल होंगे एक दूसरे के? तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट तभी इक्वल होंगे, इट मींस लेट्स से आप मार्केट प्राइस को 400 समझ लो कि 400 प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट भी 400 है, तो आप खुद सोचो ये मार्केट प्राइस और जो फैक्टर कॉस्ट है कब दोनों इक्वल हो सकते हैं? जब अगर कोई इनडायरेक्ट टैक्स उस प्रोडक्ट पे लगा हो, ना लगा हो, और जब अगर कोई सब्सिडी उस प्रोडक्ट पे ना प्रोवाइड की गई हो गवर्नमेंट के द्वारा, तभी पॉसिबल है कि हमारा जो मार्केट प्राइस है और जो फैक्टर कॉस्ट है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? नो इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ सही है। नो डायरेक्ट टैक्स, हाँ सही है। नो डायरेक्ट टैक्स तो गलत है, 1 मिनट, गलत। नो सब्सिडी, ये भी सही है, बट यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है, बट ऑप्शन सी एक ऐसा है जिन्होंने ए और डी दोनों को कंबाइन कर दिया है, तो हम किसी एक को तो नहीं कर सकते, नो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं कर सकते क्योंकि नो सब्सिडी भी होगा, पर हमारे पास ऑप्शन सी में नो इनडायरेक्ट टैक्स एंड नो सब्सिडी दोनों कंबाइनली दे दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्यूरेट करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नो इनडायरेक्ट टैक्स एंड नो सब्सिडी। तो अगर कोई इनडायरेक्ट टैक्स उस प्रोडक्ट पे नहीं लगा होगा और अगर कोई भी सब्सिडीज नहीं प्रोवाइड की गई होंगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, उस केस में हमारा जो मार्केट प्राइस होता है वो किसके इक्वल होता है? फैक्टर कॉस्ट के इक्वल होता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम? आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, और इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ट्रांसफर इनकम का एग्जाम्पल है। तो अगर आपको इसको करना है तो आपको एज यूजुअल आपको ट्रांसफर इनकम के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रांसफर इनकम क्या होता है। तो 2 तरीके के हमारे पास इनकम होते हैं, एक होता है हमारे पास फैक्टर इनकम, ठीक है, एक होता है फैक्टर इनकम और एक होता है हमारे पास ट्रांसफर इनकम। ठीक है, तो फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो हमें रिसीव होता है जब अगर हम कोई फैक्टर सर्विस रेंडर करते हैं, जैसे कि फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड हो रहा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो उनके रिटर्न में हमें क्या मिल रहा था? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो हमारा फैक्टर इनकम हो रहा था। बट जो ट्रांसफर इनकम होता है, ट्रांसफर इनकम वो इनकम होता है जब वो हमें रिसीव होता है विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, मतलब बिना कोई रिटर्न में हम कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं करते फिर भी हमें पैसा मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। या फिर अगर मैं बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं, मतलब बिना काम किए अगर आपको पैसे मिल जाए फ्री में, तो आप उसको क्या बोलोगे? ट्रांसफर इनकम बोलोगे। जैसे कि एग्जांपल, अगर ओल्ड एज पेंशन जो मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, या फिर बहुत ही एक फेमस एग्जांपल है जो हमारे पेरेंट्स हमें पॉकेट मनी मिलता है, वो हमारा किसका एग्जाम्पल होगा? ट्रांसफर इनकम का। क्योंकि जो पॉकेट मनी हमें पेरेंट्स देते हैं तो हम तो कोई काम नहीं करते हैं फिर भी हमें वो फ्री में मिलता है। बट मुझे एक स्टोरी याद आ गई, जब मैंने एग्जाम्पल मैं बोल रही थी तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम हम घर पे काम तो करते हैं, लाइक कि अगर पापा हमें पॉकेट मनी देते हैं तो हम, अगर वो बोलते हैं खाना निकालने के लिए खाना दे दो, फिर पानी दे दो, ऐसी चीजें काम कर दो, बट वो तो काउंट नहीं होता है ना। जैसे कि फैक्टर इनकम जो होता है वो आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन, बट जो ट्रांसफर इनकम होता है वो हमारा इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम? बोनस, बोनस तो फैक्टर इनकम होगा, तो ये तो नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये होगा। कंपनसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, अगर आपको एम्प्लॉयर से कंपनसेशन मिल रहा है तो ये तो हमारा फैक्टर इनकम का एग्जाम्पल होगा, तो ये नहीं होगा। ऑल ऑफ द अबव नहीं, तो एग्जाम्पल क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम। ठीक है, ओके। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरमीडिएट गुड्स? आपको उन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा आपका इंटरमीडिएट गुड्स होगा। तो अगेन आपको इंटरमीडिएट गुड्स के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि आपको रट गया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स होता क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है,
तो आइडेंटिफाई करते हैं। स्टील एंड सीमेंट यूज टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर। फ्लाईओवर मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए मैं स्टील और सीमेंट का यूज कर रहा हूँ, तो क्या ये इंटरमीडिएट गुड्स होगा? ऑफ कोर्स इंटरमीडिएट गुड्स होगा, ये तो सही है। कार सोल्ड बाय अ डीलर ऑफ सेकेंड हैंड कार्स। डीलर के द्वारा कार सोल्ड किया जा रहा है, और कार सोल्ड बाय अ डीलर ऑफ सेकेंड हैंड कार। सेकेंड हैंड कार का जो डीलर है वो कार, उसके द्वारा कार सोल्ड किया जा रहा है, मतलब वो फिर वो आइदर रीसेल कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इंटरमीडिएट गुड्स होगा। फर्टिलाइजर्स परचेज बाय अ फार्मर। अभी पार्ट 1 सीरीज में क्या था कि अगर फार्मर के द्वारा फर्टिलाइजर परचेज किया जा रहा है, नहीं तो फिर वो क्या होगा, उससे फर्दर प्रोडक्शन करेगा, तो ऑफ कोर्स इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट होगा। इट मींस आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, मतलब सारे के सारे जो हैं तीनों ऑप्शंस हमारे क्या हैं? इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। सुगर परचेज्ड बाय अ स्वीट शॉप इज एन डैश गुड व्हाइल इट इज अ गुड व्हेन इट इज परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर। अगर स्वीट शॉप के द्वारा, किसी मिठाई वाली दुकान के द्वारा अगर सुगर परचेज किया जा रहा है, तो ये कौन सा गुड होगा? फाइनल गुड्स होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स? ऑफ कोर्स ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होगा। क्यों इंटरमीडिएट गुड्स होगा? क्योंकि अगर वो स्वीट शॉप के द्वारा खरीदा जा रहा है, मतलब वो उससे क्या फर्दर प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, और भी मिठाइयां बनाएगा वो, तो किसका एग्जाम्पल होगा? वो ऑफ कोर्स इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल होगा। वाइल अगर उसी शुगर को अगर कोई हाउस होल्ड या फिर कंज्यूमर यूज कर रहा है, तो फिर वो किसका एग्जाम्पल होगा? वो फाइनल गुड्स का एग्जाम्पल होगा। क्यों फाइनल गुड्स का एग्जाम्पल होगा? क्योंकि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम लोग अपने कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। तो पहले इंटरमीडिएट गुड्स आएगा एंड दूसरे वाले बॉक्स में फाइनल गुड्स होगा। तो आपको यहाँ पे चेक करना है फाइनल और इंटरमीडिएट, नहीं, सबसे पहले इंटरमीडिएट आना चाहिए, कैपिटल फाइनल नहीं, इंटरमीडिएट और फाइनल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फाइनल और प्रोड्यूसर तो आने ही वाला नहीं है, फाइनल प्रोड्यूसर तो है ही नहीं इसमें, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब होता क्या है कि एक बार हमें कॉन्सेप्ट पता चल जाता है तो बहुत कम टाइम लगता है। जैसे कि पार्ट 1 सीरीज में आपको समझा रही थी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर वो आपके रिमाइंड एज अ रिमाइंडर याद आ जा रहा होगा कि हाँ मैम ने ये बताया था प्रीवियस वाले वीडियो में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें ऑलरेडी टिक लगा हुआ है बट फिर भी मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देती हूँ। जूम कर लेते हैं इसको, ओके। बोल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट करेक्टली एस्टेब्लिशेस द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इन चारों फ्लो चार्ट को आपको ध्यान से देखना है और आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें से जो चार्ट है वो डेप्रिसिएशन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन एक हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट था, और एक हमारे पास ग्रॉस एक इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट था, और एक हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो एक्चुअली दोनों में ना जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्रिएट कौन करता है? तो वो ना डेप्रिसिएशन करता है। डेप्रिसिएशन वो रीजन है जिससे कि हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, अगर आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो तो आप नेट इन्वेस्टमेंट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। और अगर आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट है और अगर आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे पहुंचना है तो आप इसमें ना डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, तो आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे पहुंच जाओगे, ठीक। ओके, तो अब हम यहाँ पे चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे है नेट, अगर मैं नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस करूं तो क्या मैं ग्रॉस पे पहुंच जाऊंगी? यस, अभी तो मैंने बताया कि नेट इन्वेस्टमेंट में अगर मैं डेप्रिसिएशन को एड ऑन करती हूँ तो मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे पहुंच जाऊंगी, जंप कर जाऊंगी। और अगर मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देती हूँ तो क्या मैं नेट पे पहुंच जाऊंगी? ऑफ कोर्स मैम, अभी तो आपने बताया कि ग्रॉस में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करती हूँ तो मैं नेट इन्वेस्टमेंट पे जंप कर जाऊंगी। तो ये जो पहला चार्ट है ये तो अभी मुझे करेक्ट दिख गया। और भी 3 चार्ट को देख लेते हैं। क्या मैं नेट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगी तो ग्रॉस पे जाऊंगी? नहीं, नेट में अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है तो मुझे डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा, तो ये गलत। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं, क्या मैं डोमेस्टिक में डेप्रिसिएशन प्लस करूंगी तो नेशनल आ जाऊंगी? कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं शो कर रहा है नेशनल में डेप्रिसिएशन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट, दोनों के बीच में डिफरेंसेस कौन क्रिएट करता है? तो देयर इज ओनली वन टर्म, दैट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? तो ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द मिसिंग आइटम इन द फ्लो चार्ट। ये आपको फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मार्केट प्राइस बना हुआ है
और यहाँ पे आपका फैक्टर कॉस्ट बना है, ठीक है। और इसमें आपको ना मिसिंग आइटम को करना है कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचना है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनआईटी को एड ऑन करना पड़ेगा। एनआईटी हियर मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप क्या करोगे, एनआईटी को माइनस कर दोगे, सिंपल, ठीक है। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आप एनआईटी को एड ऑन करोगे, इट मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करोगे। और अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे मूव ऑन करना है तो आपको एनआईटी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट से यहाँ पे मार्केट प्राइस पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनआईटी को प्लस करना पड़ेगा। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो मुझे एनआईटी माइनस करना पड़ेगा। तो कौन सा मिसिंग आइटम होगा, डेप्रिसिएशन नहीं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं, मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए। और यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है क्या, सॉरी ये तो सही है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है, ओके। तो ये हमारा रहा पार्ट 2। पार्ट 2 जो हमारा है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम होमवर्क। 2 क्वेश्चन आपको एज यूजुअल होमवर्क मिलने वाला है। हाँ, अब जो हमारा पार्ट 3 होने वाला है, पार्ट 3 इतनी सारी चीजें, हाँ हो जाएगा। पार्ट 3 में मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ, आप यही ले लो। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका होमवर्क होने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका होमवर्क होने वाला है। आपको ये 2 होमवर्क मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक्चुअली मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको पता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया मैम ने क्या बताया हुआ है। तो आपको बताना है कि क्या एन इंडियन कंपनी इन लंदन इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और नॉट। अगर हाँ है तब आपको लिखना है कि यस इट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, और अगर नहीं है तो आप लिखोगे कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिमिलरली आपको ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें भी आपको बताना है कि इज इट द ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और नॉट, ठीक है। ओके, सो पार्ट 3 में हमारा ये कवर करना है और आपको ये कमेंट सेक्शन में मुझे होमवर्क का आंसर बताना है, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स अब रिटेन हो गए होंगे आपके माइंड में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।